अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद इकबाल है। आज हमारे साथ सिटी कॉलेज संब्रियाल के एक होनहार तालिब इल्म डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में सीएसएस 2024 का एग्ज़ाम पास किया है और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ये एलोकेट हुए हैं। 31st पोजीशन इनकी आई है पाकिस्तान में। आए इनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अब्दुल्ला, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपने ये सीएसएस का एग्ज़ाम पास किया है, आपको इसकी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर, खैर मुबारक सर। अच्छा अब्दुल्ला, मैं आपसे आपकी सीएसएस की जर्नी के बारे में क्वेश्चंस करना चाहूँगा। आप मुझे अपना थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड बताएँ, आप कहाँ से आपने अपनी मैट्रिक या एफएससी या यूनिवर्सिटी कौन-सी थी आपकी, आप कहाँ से हैं? फिर हम आपके सीएसएस के बारे में आपसे सवाल करेंगे। बेसिकली सर मेरा ताल्लुक जो है वो सियालकोट के कस्बे समड़ियाल से है। मैट्रिकुलेशन और मेरी जो इंटरमीडिएट है वो यहाँ से ही थी और उसके बाद जैसे कि हर प्री मेडिकल करने वाले बच्चे का ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बने, तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन एमकेट में कुछ मार्क्स कम आने की वजह से मेरा मेरिट नहीं बन सका और मैंने डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डीवीएम जो है, मैंने वो कर लिया और उसके बाद जो है वो मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट दी। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 2022 की है जी, जी। और आपकी मुझे बताएँ आपने जो इसकी तैयारी की इसकी सीएसएस की कितने टाइम में आपने कर ली है? अ, कितना टाइम आपको लगा इसको जी, क्रैक करने में? तो सीएसएस की जो मेरी अटेम्प्ट है वो 2024 की है। तो मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो 2022 के अगस्त सितंबर में जाके खत्म होती है और उसके बाद मैं इसकी तैयारी जो है वो शुरू करता हूँ। अच्छा, मुझे मुझे इससे पहले हम आगे जाएँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने शिफ्ट किया डीवीएम से, बेसिकली आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, डीवीएम से सीएसएस का जो शिफ्ट है, इसकी क्या वजह थी? इसके पीछे क्या आपकी लॉजिक थी? अ, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, एक वैलिड क्वेश्चन है कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री में भी थे और उसके बावजूद आपने जो है वो सिविल सर्विस को ऑप्ट किया है। तो आपको अंदाज़ा है कि सिविल सर्विस की जो नौकरी है उसमें एक प्रेस्टीज है, एक इज़्ज़त है, इस वजह से उसकी एक रिस्पेक्ट है माशरे में और एक स्टेबल जो है वो जॉब है। उसके साथ-साथ जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आप सीएसएस में जो काम कर सकते हैं, वो आप किसी और अ प्रोफ़ेशन में उस तरह नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीज़ों ने जो है वो मुझे एनकरेज किया कि मैं सिविल सर्विस को ऑप्ट करूँ और सिविल सर्विस को ऑप्ट करके मैं किसी अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, जाके मैं किसी के लिए आसानी का बायस बन सकूँ। अच्छा, मैं वापस आऊँगा अपने पिछले सवाल पे अब। 2022 में आप ग्रेजुएट हुए, आपने उसके बाद आपने कहा कि मुझे 7 से 8 माह लगे इसकी तैयारी में। जी, जी। तो जो एक मिथ होती है कि जी आपने तैयारी करनी है तो सुबह-शाम इसी में बैठ जाना है, तो आपने भी सुबह-शाम 7-8 महीने लगाए या आप किसी और तरीके से आपने तैयारी की इसकी? देखिए ये एक बहुत बड़ी मिथ है और मार्केट में इस तरह की मिथ जो है वो अक्सर जो बच्चे पास नहीं होते उनकी तरफ से आती हैं कि पता नहीं ये कोई बहुत बड़ी बला है। ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि ऑन द अदर हैंड मैं ये समझता हूँ कि अगर 6 टू 7 मंथ्स और रोज़ाना 5 टू 6 आवर्स आप पढ़ें, तो आप आराम से सीएसएस को क्वालीफाई कर सकते हैं। ये आप अपनी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं जो बेसिकली आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आप नहीं हैं। जी, जी। आपका बे साइंस का बैकग्राउंड है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस या इस तरह की चीज़ें आपने नहीं पढ़ी। जी, जी। आप अपनी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं 5 से 6 मंथ्स आपको लगे जी। इसको तैयार करने में और रोज़ाना के आप 5 से 6 घंटे ही काम करें। जी, जी। और मैं आपको यही बता रहा था कि डिस्पाइट हैविंग साइंस बैकग्राउंड अब पॉलिटिकल साइंस मेरे ऑप्शंस यूएस हिस्ट्री, फिलॉसफी, एनवायरमेंटल साइंस और पंजाबी, मेरा इनका कोई नॉलेज नहीं था। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि 5 टू 6 आवर्स अ डे एंड 6 टू 7 मंथ्स का जो टाइम है, दैट इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर द सीएसएस। जो ज़्यादा कहते हैं बच्चे मेरे हिसाब से उनका जो डायरेक्शन है वो मिस्टेकन है। वो उन चीज़ों पे पड़ जाते हैं जो पेपर में नहीं आती। अगर आप टू द पॉइंट रहें, तो इतना टाइम में आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, मैं अब आपसे आपकी जो सीएसएस की प्रिपरेशन है उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताएँ जो सीएसएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो एसए का पेपर होता है सीएसएस में, उसके बारे में मुझे बताएँ, हमारी ऑडियंस को ज़रा गाइड करें कि किस तरह आपने इसकी तैयारी की? देखिए, सीएसएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो एसए ही है और सबसे ज़्यादा फेलियर रेशियो भी एसए का ही होता है। तो जो मेरी तैयारी एसए की थी कि इन कंट्रास्ट टू द अदर ग्रेजुएट्स या एस्पायरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आई वाज़ द वन कि जिसने सिर्फ 6 टू 7 या 8 एसेज़ जो हैं, वो अपने पेपर से पहले लिखे होंगे। अच्छा, मतलब आपने खुद जो एसे लिखे, वो सिर्फ़ 6 या 7 आपने एसे लिखे, जी। जो आपने खुद लिख के प्रैक्टिस की या खुद जी, उनको जी। एनालाइज़ किया। अच्छा, ये तो जो आपने मिथ है वो ब्रेक कर दिया आपने कि वो लोग कहते हैं जी 100-100 ऐसे याद करने हैं, 100-100 ऐसे लिखने हैं, तो आपने सिर्फ़ इतनी ही तैयारी की इसकी। जी, मैं बिल्कुल ही आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी तैयारी से डिफरेंट थी। आई वाज़ मोर इंक्लाइंड टू मेंटल क्लैरिटी एट फर्स्ट एंड देन राइटिंग एट द सेकंड प्लेस।
एक दो चीजें होती हैं जब आप कोई काम करते हो। पहली चीज जो आपकी माइंड की क्लैरिटी, और दूसरा उसकी एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है दैट इज रिलेटिवली इजी, कि अगर आप माइंड में क्लियर हो आपने करना क्या है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मसला आता है मेंटल क्लैरिटी के ऊपर। तो मैंने पहला जो पार्ट है जिसमें आप अपने माइंड में चीजों को क्लियर करते हो उस पर फोकस ज्यादा किया है, rather देन द सेकंड पार्ट। अच्छा, सो बेसिकली जो मैं समझाऊँ, आपने ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और जी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पे आपने ज़्यादा काम किया जी है, एज़ कम्पेयर टू कि वो रट्टे लगाने या कुछ पर्टिकुलर सेट्स को याद कर लेना, वही हर जगह डाल देना। आपने लैंग्वेज और क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया। तो इसके बारे में ज़रा बताएँ मुझे कि ये आपने कैसे किया ये? हाँ। तो इसके ऊपर जो मेरा फोकस रहा है कि जो मेरे सर थे एकेडमी में, उनका फोकस था कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसके ऊपर मैं क्वेश्चनिंग फेस करूँ उनकी। मैं ना सिर्फ उसके ऊपर क्वेश्चनिंग फेस करूँ, बल्कि फिर मैं उसको डिफेंड करने की कोशिश करूँ कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है, उसका क्या मतलब है। इस तरह मैं जो कोई भी बात करता था, उसके साथ नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स और आइडियाज़ मुझे खुद फ्रेम करने पड़ते थे या पढ़ने पड़ते थे। तो ऑटोमैटिकली मेरे बाद में वज़न बढ़ना शुरू हो गया और उसी ने मुझे पेपर में हेल्प भी किया एट द वेरी एंड। अच्छा, मैं अब आगे एक स्टेप चलना चाह रहा हूँ। मैं आपके बारे में ना प्रेसी का जो पेपर है उससे भी पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो मुझे ये बताएँ कि प्रेसी का जो पेपर है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आता है, पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं और प्रेसी ट्रांसलेशंस वगैरह आती हैं। इनमें आपने किन चीज़ों पे फ़ोकस ज़्यादा किया है और किन चीज़ों पे फ़ोकस कम किया है? इसके बारे में ज़रा बताएँ मुझे। देखिए प्रेसी के पार्ट पेपर में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें। एक है प्रेसी ट्रांसलेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन और द सेकंड पार्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड द ग्रामर पार्ट। तो जो मेरा फोकस था वो लैंग्वेज पार्ट पे ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये समझ लगती थी या मैं इसको समझ इस बात को समझ गया था कि लैंग्वेज पार्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो वहाँ जो मार्क्स हैं वो निस्बतन आसानी से भी आ जाते हैं, और ऑन द अदर हैंड वो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा करता है। नहीं, ये तो आपने एक बड़ा हार्ड डिसीजन नहीं लिया। अवाम तो पेयर ऑफ वर्ड्स याद करती है और सिनोनिम्स को रट्टा लगाती है। जी। आपने उस पे कम फ़ोकस किया लेकिन आपने लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फ़ोकस किया। जी, बिल्कुल, ये एक आप इसको हार्ड सीन भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक रिवार्डिंग सीन भी है एट द सेम टाइम। कि देखें, प्रेसी के पेपर में प्रेसी इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, कॉम्प्रिहेंशन पे फ़ोकस करें। और इसमें एक और भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये भी लगता है कि ये जो प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन है ना, ये ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपकी असल में इंग्लिश लैंग्वेज या टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अगर ये हो नहीं सकता कि आप ट्रांसलेशन में बड़े अच्छे हैं और आपकी प्रेसी बड़ी बुरी हो। तो इन तीनों पे अगर आप किसी एक पे भी अच्छा फ़ोकस करें, उसकी प्रैक्टिस करें, किसी अच्छे टीचर से, मेंटर से कुछ चेक करवाएँ, तो ऑटोमैटिकली यहाँ आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएँगे। अच्छा अब्दुल्ला, काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। मुझे ये बताएँ कि जो पॉलिटिकल अफ़ेयर्स हैं या पाकिस्तान अफ़ेयर्स हैं या करंट अफ़ेयर्स हैं, इसके लिए आपने कोई व्लॉग्स आप यूट्यूब पे देखते थे या जिस तरह वो न्यूज़पेपर सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो और न्यूज़ भी देखो ये वो। तो आप जिस तरह आपने बोला कि आप 6-7 घंटे से ज़्यादा आप इसको नहीं देते थे दिन में, तो इसको आप किस तरह एडजस्ट करते थे बीच में? देखिए, इसके लिए मैंने जो तैयारी पे फ़ोकस किया था, वो किया था ऑन द सेकंड पार्ट, कि मैंने 10 टू 15 जो करंट अफ़ेयर्स हैं इम्पोर्टेंट दुनिया के, उनको लाइन अप किया, और इतने ही तकरीबन 5 टू 10 जो है वो पाकिस्तान के अफ़ेयर्स जिनको मैंने लाइन अप किया। दोनों को जो है वो मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई, और फिर मैंने उनको एक लिस्ट को स्टडी करना शुरू किया। और जब भी आप किसी एक टॉपिक को पढ़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इज़राइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको मल्टीपल सोर्सेज़ से पढ़ना चाहिए। आप उसको वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन से भी पढ़ें, क्योंकि इनका स्टांस प्रो वेस्टर्न स्टांस आपको नज़र आएगा किसी हद तक। और ऑन द अदर हैंड अगर आप अल जज़ीरा को पढ़ेंगे तो आपको प्रो पैलेस्टीनियन स्टांस जो है वो नज़र आएगा। तो दोनों स्टांसेस को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, सो बेसिकली आपने जो करंट अफ़ेयर्स दुनिया में हैं, आपने उनको लाइन अप किया और मल्टीपल सोर्सेज़ से आपने उनको पढ़ा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए उस कॉन्सेप्ट का, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इसमें जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर भी होता है कंपल्सरी सब्जेक्ट में। जी, बज़ाहिर तो ये एक सिंपल पेपर लगता है, हाँ ठीक जी। है? तो क्या वाक़ई ऐसा है? या ये रिवॉर्डिंग पेपर है, इसमें नंबर ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स के या ये नंबर कहीं से कम भी आ जाते हैं? ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कम ध्यान देने की वजह से इसमें मार्क्स हमेशा कम आते हैं एस्पायरेंट्स के। जो जनरल साइंस का पार्ट है, मैं चूँकि साइंसेज़ बैकग्राउंड से है मेरा ताल्लुक है, तो मेरे लिए वो रिलेटिवली ईज़ी था। और लेकिन एबिलिटी के पार्ट में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जनरल साइंस के पार्ट में मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि जनरल साइंस के पार्ट में चूँकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन इज़ वेरी शॉर्ट, तो आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ता है।
जब आप जितना ज़्यादा उसको फ़ोकस करेंगे, लंबा करने की कोशिश करेंगे, तो आपके मार्क्स कम आएँगे। ओके। तो अब्दुल्ला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इस्लामियात का कंपल्सरी पेपर होता है, उसका जो सिलेबस कह लें या उसका टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो उसको कह लें, एग्जामिनर काफ़ी तरीके से जज करता है आपके नॉलेज को इस्लामियात में, एमसीक्यूज़ भी जी, हैं, जी। सब्जेक्टिव पेपर जी, भी हैं। जी। तो उसके बारे में ज़रा गाइड करें हमारे स्टूडेंट्स को, किस तरह उसमें हेल्प कर सकती है तैयारी? इस्लामियात का पेपर इस वक़्त टेक्निकल हो चुका है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर सिर्फ़ आप वो नॉलेज नहीं बल्कि नॉलेज की एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसकी वजह से हमें चाहिए कि हम उसको एक तो रिकमेंडेड बुक से पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोहम्मद कुतुब की बुक है इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलिजन, मैंने उसको पढ़ा। उस बुक ने मुझे बड़ा हेल्प किया, क्योंकि उस बुक में असल में जो मोहम्मद कुतुब है उन्होंने इस्लाम पे लगने वाले जो एतराज़ात हैं उनको जवाब देने की कोशिश की हुई है। तो असल में वो एक एक वो बुक है जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लाम में ये चीज़ें हैं और इनको मिस इंटरप्रेट किया गया है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि उसमें एक और चीज़ मैंने देखी है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है उसको फ़ोकस करें, उस पे फ़ोकस किया जाए रादर देन क्रैमिंग। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करें तो इस्लामियात का पेपर जो है वो बड़ा अच्छा आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब्दुल्ला, मैं अब आपसे जो आपके ऑप्शनल कोर्सेज़ थे सीएसएस में, उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे जी। ये बताएँ कि आपने पॉलिटिकल साइंस जो है उसका 200 का पेपर जो है उसको अटेम्प्ट किया, उसका ज़रा ब्रेकडाउन करें, आपने उसमें तैयारी किस तरह की और कौन-कौन सी चीज़ें जो थी वो इम्पोर्टेंट थी उस पेपर में? जो पॉलिटिकल साइंस है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज़ द फिलॉसफर पार्ट एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि पेपर 1 बनता है। एंड द सेकंड इज़ द पार्ट 2 या पेपर 2 जिसे आप कह सकते हैं, जिसके में कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं उसमें। लेकिन उसमें वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ भी नहीं आता। जो सारे का सारा पेपर है दैट इज़ फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो अगर आपने करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी की हुई है, तो ऑटोमैटिकली इट विल हेल्प यू इन योर पॉलिटिकल साइंस पेपर। अच्छा, फ़िलॉसफ़ी मैंने देखा है आपके उसके 70 प्लस मार्क्स हैं उसमें। उसको अगर आप ब्रेकडाउन करें उसकी तैयारी को, उसमें किन चीज़ों पे आपने फ़ोकस किया है, किन चीज़ों को सिर्फ़ गो थ्रू किया है, उसके बारे में बताएँ ज़रा हमें? देखिए फिलॉसफी में जो मुझे जिस चीज़ ने हेल्प की है, कि वो ये है कि फिलॉसफी एज़ अ सब्जेक्ट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द क्रिटिकल थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द एसे एंड प्रेसी। कि अगर जो एसे और प्रेसी जो है उसकी तैयारी आपकी अच्छी होती है, तो फिलॉसफी की ऑटोमैटिकली अच्छी हो जाती है। अच्छा, और आपने पंजाबी भी अपना ऑप्शनल कोर्स सिलेक्ट किया था, उसकी आपने बुक्स कौन-सी पढ़ी, कौन से सोर्सेज़ से आपने उसकी तैयारी की, उसके बारे में बताएँ ज़रा? देखिए पंजाबी के अंदर जो बुक है दैट अगुवाई एक बुक है। आई थिंक इट इज़ फिनोमिनल बुक एंड फैंटास्टिक बुक। उसमें तकरीबन सारी तैयारी जो है उससे हो जाती है। उसके अलावा उसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पंजाबी इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट, लेकिन उसमें जो शेर हैं वो आपको लिखने पड़ते हैं। और शेरों के लिए जो मैंने फ़ोकस किया हुआ था कि मैं फ़ोकस करूँ जो इम्पोर्टेंट कह लें कि जो कव्वालियाँ हैं, पंजाबी की कव्वालियाँ और गाने हैं, उनको मैं याद करूँ, उनको मैं रिवाइंड करता रहूँ मेरी माइंड के अंदर, ताकि उसमें से जो है ना वो अच्छे मार्क्स आएँ। और जो एनवायरमेंटल साइंस का पेपर आपने अटेम्प्ट किया, उसमें भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उसका आपने कहाँ से तैयारी की, सोर्सेज़ उसके देखिए कौन-से यूज़ किए? एनवायरमेंटल साइंस के लिए जो ऑनलाइन तैयारी है वो बहुत अच्छी आप कर सकते हो। उसके साथ-साथ जो पास्ट पेपर एनालिसिस है, उस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, कौन-कौन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं और उन्हीं के मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब्दुल्ला, हमने काफ़ी बात कर ली आपके रिटन अ, एग्ज़ाम के बारे में, जो 12 कोर्सेज़ हमने जो है वो उनको गो थ्रू कर लिया। अब मैं आपको आपके उस इंटरव्यू वाले पीरियड में लेके जाना चाह रहा हूँ, जब आपने दरवाज़ा खोला और मे आई कम इन सर किया। जी। मैं उस टाइम में आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। ज़रा उस पैनल के बारे में हमें बताएँ। वो जो उस रूम का एक ऑरा होता है, वहाँ पे नर्वसनेस होती है, या वो जो मिथ्स बनी होती हैं कि पैनल बड़ा सख्त होता है, या वो बड़ा फ्रेंडली होता है, या वो क्वेश्चंस किस तरह के करते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग के क्वेश्चन करते हैं, वो नॉलेज के क्वेश्चंस करते हैं, वो आपसे जनरल नॉलेज के करते हैं। ज़रा उस टाइम के बारे में आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें हमसे, इंटरव्यू जो आपका हुआ, जी, जी। और थोड़ा हमें उसके बारे में गाइड भी करें हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए पैनल जो है, पैनल का जो इंटरव्यू है जो आपका, उसके बारे में मिथ्स हैं जो मैंने देखी है, मैंने वो मिथ्स को टूटते देखा है अपने सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैनल कोई सख्त और नरम नहीं होता। पैनल इज़ देयर टू आस्क यू द क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो आप उनसे पूछते हैं, उनका वो आंसर चाहते हैं आप। वो डिमांड क्या कर रहे हैं? जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, योर जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे चीज़ें हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में वो एनालिटिकल स्किल्स डिमांड कर रही होती है। तो जिसकी एनालिटिकल स्किल्स जितनी अच्छी हैं, उसके हमेशा उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट एट ऑल एंग्री, वो आपसे नाखुश नहीं होते, ना ही वो आपको फेल करने के लिए बैठे हैं।
they are there to give you the marks. Second thing, focus on your analytical skills, that is the very important thing. और जो तीसरी चीज मैंने देखी है, बी कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट आपने हर चीज का सवाल जवाब देना है, आपको हर चीज का जवाब आना चाहिए। इट इज मोर अबाउट कि आप किस तरह उसको टैकल कर रहे हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और पर्सनैलिटी के टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ आंसर्स मैटर नहीं करते, द वे यू आंसर मैटर्स मोस्ट। अच्छा, द लेवल ऑफ लैंग्वेज, द वे यू स्पीक, ये चीजें इंटरव्यू में मैटर करती हैं, या ये मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इन चीजों के? इन माई हम्बल ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। आई थिंक व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू से रादर देन हाउ यू से इट। क्योंकि जो इंग्लिश है दैट इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। जब जो चीज़ आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उसके ऊपर आपको पेनलाइज करना जो है वो आपके साथ जाती है। तो फोकस ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप किस तरह आंसर करते हैं, आपकी स्किल्स एनालिटिकल क्या हैं, और आंसर करने से पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अच्छा, जो इंटरव्यू की तैयारी आपने की है वो आपने सिटी कॉलेज समड़ियाल से जी जी, वो भी सच से ही मैंने जो इंटरव्यू की गाइडलाइन ली थी और उसी ने मुझे हेल्प किया। अच्छा अच्छा अब्दुल्ला, लास्ट में मैं चाहूँगा आप हमारे एस्पायरेंट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहें, कोई आप पैगाम उनको देना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। इससे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी क्लियर कि आप ये करना चाहते हैं। सीरियसनेस, नॉन सीरियसनेस की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक तो आपके साल ज़ाया होंगे और दूसरा आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो बी क्लियर कि आपने ये करना है, अगर आप चाहेंगे तो आप ज़रूर कर लें। द सेकंड थिंग इज राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस का मतलब ये है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, मेकिंग योर एनालिटिकल एबिलिटीज बेटर। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें। तो क्रैमिंग के ऊपर अगर आप फोकस रखेंगे, एक चीज़ एक बार बार करेंगे, अपनी गलतियों को छुपाएंगे, टीचर के सामने गलतियां एडमिट करने से डरेंगे, इस चारों चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी जो सक्सेस है उसके चांसेस कम से कम होते जाएंगे। तो बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, अपने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें, जो गलतियां करते हैं उनको बर्दाश्त करें, और ऑटोमेटिकली आप में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। So audience, this was Abdullah Iqbal with us, 31st position in CSS 2024, allocated in Police Service of Pakistan. Abdullah, last में बहुत congratulations. Thank you for your time, and we will see you in the field inshallah. Thank you very much. अल्लाह